सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, दिस इज अभय शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MANIT भोपाल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको NIT भोपाल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NIT भोपाल का 2019 का कट ऑफ क्या था, यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है इस NIT के, यहाँ पे कैंपस लाइफ कैसी है, कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं, कितनी सीट्स हैं, यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको कितनी फी पे करनी होगी, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस NIT के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे NIT भोपाल की, इसके बाद सीट मैट्रिक्स पे बात करेंगे, इसके बाद हम फी स्ट्रक्चर देखेंगे, एडमिशन प्रोसीजर देखेंगे, कैंपस लाइफ देखेंगे, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखेंगे जो कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम कट ऑफ देखेंगे कि यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको JEE में कितनी रैंक लेके आनी होगी। यहाँ पे जो कट ऑफ हम बताएंगे वो कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज बताएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं। तो NIT भोपाल 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था, MANIT भोपाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कैंपस है वो 650 एकड़्स का है। इसका जो कैंपस है वो इंडिया में जितनी भी NIT हैं उनमें से जो NIT त्रिची है उससे बस छोटा है, बाकी इसका जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है यार। इसके बाद यहाँ पे आपको BTech का, B आर्किटेक्चर का, B प्लानिंग का, MTech का, M प्लानिंग का, MBA का, MCA का और PhD का कोर्स ऑफर होता है। इस NIT में MSc का कोर्स ऑफर नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो इसके लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल है। एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर्स का है और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो भोपाल रेलवे स्टेशन है। भोपाल रेलवे स्टेशन से इस NIT का जो डिस्टेंस है वो ओनली 8 किलोमीटर्स का है। और भोपाल में एक और रेलवे स्टेशन है हबीबगंज के नाम से। हबीबगंज रेलवे स्टेशन से इसका जो डिस्टेंस है वो ओनली 5 किलोमीटर्स का है। तो कनेक्टिविटी यार भोपाल के अंदर इस NIT की काफ़ी बेहतर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। इस NIT में कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 213 सीट्स हैं। और यहाँ पे BTech के लिए सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मेटलर्जी इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे BTech के लिए ओवरऑल 7 ब्रांचें हैं और जिनमें से सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस में है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, 195। इसके बाद बात करते हैं रैंकिंग की। तो NIRF रैंकिंग इस कॉलेज की ठीक ठाक रहती है। इंडिया में जो टॉप 100 कॉलेज हैं उनके अंदर ही रहता है ये NIT। इसकी 2019 में NIRF 62 थी, 2018 में 55 थी, 2017 में इसकी जो NIRF थी वो 61 थी। मैं हमारे वीडियो में हमेशा यही बात बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको किसी भी कॉलेज को कभी भी NIRF रैंकिंग के बेस पे जज नहीं करना है, क्योंकि NIRF रैंकिंग बनने के अलग अलग फैक्टर होते हैं। और हमारे लिए और आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉलेज का वो ये होता है कि वहाँ से प्लेसमेंट्स कितनी होती हैं। तो प्लेसमेंट के हिसाब से बस NIRF रैंकिंग नहीं बनाई जाती है। तो NIRF के बेस पे आप कभी भी किसी कॉलेज को जज मत करिएगा। बाकी अगर हम NIT भोपाल की बात करते हैं तो इसके NIRF काफ़ी बेटर है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो इस NIT का फी स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट फीस बताई गई है। यहाँ पे एडमिशन लेते टाइम आपको अराउंड 78,995 रुपीज़ पे करने होंगे, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 62,500 रुपीज़ लगने वाली है। और ये जो ट्यूशन फीस है उसमें अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि मिल ही जाती है लगभग सभी स्टूडेंट्स को, तो आपकी जो फीस है वो और भी कम हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हॉस्टल फीस की। तो यहाँ पे आपको एडमिशन लेते टाइम हॉस्टल फीस के नाम पे 37,500 रुपीज़ के अराउंड पे करना होगा, जिसमें कॉशन मनी जो कि वन टाइम लिया जाता है, रिफंडेबल होता है, वो 5,000 रुपीज़ होता है। और आपको मेस का जो चार्ज पड़ेगा वो पर सेमेस्टर 20,000 रुपीज़ पड़ने वाला है। और हॉस्टल सीट का जो रेंट है वो पर सेमेस्टर 5,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम फी स्ट्रक्चर देखते हैं तो NIT भोपाल का फी स्ट्रक्चर आपके लिए अफोर्डेबल रहने वाला है। आपको यहाँ पे फी पे करने की ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो एडमिशन प्रोसीजर जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उसे आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि JEE का एग्जाम देना होगा, इसके बाद हमें NIT भोपाल में एडमिशन मिलेगा, लेकिन उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सही तरीके से नॉलेज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसीजर बता रहा हूँ उसे बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आप क्लास 12th में 75% लेके आते हो, आप जर्नल या OBC या EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हो, या फिर आप 65% लेके आते हो SC ST और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो जोसा की काउंसलिंग में आप
इस एनआईटी को एज अ चॉइस फिल करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके 75% नहीं आ रहे हैं या फिर आपके 65% नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड के कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में शामिल होना होगा। जो टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स की लिस्ट निकलती है हर एक बोर्ड की अलग अलग, उसमें आपका नाम होना चाहिए, उसके अंदर आपके मार्क्स होने चाहिए। टॉप 20 परसेंटाइल के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक स्टेट के टॉप 20 परसेंटाइल के जो मार्क्स हैं वो दिए हुए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपके 75% नहीं आ रहे हैं और आप अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में भी नहीं हो तो आप जोसा की जो काउंसलिंग होती है और सीएसएबी की जो काउंसलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट तो कर सकते हो। आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, आपकी चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी और आपको कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा। लेकिन जब आप सीट एक्सेप्ट करने जाओगे और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और वहां पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होगा तो फिर वहां पे आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। जी हाँ, वहां पे आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जोसा की काउंसलिंग का उसे फुलफिल करना ही होगा, तभी जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं एनआईटी भोपाल के कैंपस लाइफ के बारे में। तो कैंपस लाइफ देखने के लिए इस कॉलेज की सबसे पहले हम देखते हैं इस कॉलेज के हॉस्टल सेक्शन को। तो इस एनआईटी में बॉयज के लिए आपको टोटल 9 हॉस्टल मिलने वाले हैं, गर्ल्स के लिए इस एनआईटी में आपको टोटल 2 हॉस्टल मिलने वाले हैं। और अगर हम हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एनआईटी भोपाल के जो हॉस्टल हैं वो आपको डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलने वाले हैं और हॉस्टल के अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो भी आपको डिसेंट मिलने वाली हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हॉस्टल में। इसके बाद अगर हम हॉस्टल देखते हैं तो एनआईटी भोपाल में हॉस्टल के अंदर आपको जो लाइफ मिलने वाली है वो डिसेंट मिलने वाली है। और मेस सेक्शन की बात करते हैं तो हर एक हॉस्टल के अंदर आपको सिंगल मेस मिल जाती है। मेस भी एनआईटी भोपाल की आपको डिसेंट ही मिलने वाली है। मेस का जो फूड है वो आपको थोड़ा बहुत पसंद आने ही वाला है, यानी खाने की आपको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है एनआईटी भोपाल में। यहां से आप हॉस्टल सेक्शन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहां पे जो रूल्स हैं वो हॉस्टल के बताए गए हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर एनआईटी भोपाल में ही एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो पीडीएफ है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप एनआईटी भोपाल के हॉस्टल रूल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हॉस्टल रूम के बारे में, हॉस्टल के बारे में इस पीडीएफ में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ए से लेके जेड तक की, ठीक है ना। ये जो पीडीएफ है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हॉस्टल के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इस कॉलेज के सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में। तो इस कॉलेज की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो काफी इंप्रेसिंग है यार। सेंट्रल लाइब्रेरी में आपको काफी अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। इसके साथ साथ इस कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें आपको कैटेगरी वाइज बुक भी मिलती हैं, यानी सेंट्रल लाइब्रेरी में आपको कैटेगरी वाइज बुक मिलती हैं। अगर आप जर्नल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए अलग से बुक रिजर्व होती हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हो तो SC/ST कोटे से आपको यहाँ पे अलग से बुक मिल जाती हैं, ठीक है ना। लाइब्रेरी में यहाँ पे ओवरऑल 1,14,694 बुक्स हैं, काफी ज्यादा है, ठीक है ना। यानी आपको इस कॉलेज में जाने के बाद अलग से ज्यादा बुक परचेज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लाइब्रेरी में आपको सफिशिएंट मात्रा में बुक मिल जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं इस कॉलेज के ऑडिटोरियम के बारे में। तो इस कॉलेज का जो पुराना स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर था, जो पुराना सेक एरिया था, उसे इन्होंने रेनोवेट कर दिया है ऑडिटोरियम में। और इस ऑडिटोरियम की जो कैपेसिटी है वो 800 पीपल्स की है। और ये जो ऑडिटोरियम है वो हाईटेक फैसिलिटीज से लेस है। इनका जो ऑडिटोरियम है वो काफी अच्छी फैसिलिटीज से लेस है। यहाँ पे आप इस ऑडिटोरियम की इमेजेस को भी देख सकते हो, काफी अच्छा है ऑडिटोरियम है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नाम पे इसका जो नाम है वो दिया गया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एनआईटी भोपाल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम इस एनआईटी के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। डिटेल में हम आपको एनआईटी भोपाल के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में 100% प्लेसमेंट हुए थे एनआईटी भोपाल में, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 95% प्लेसमेंट हुए थे। यहाँ पे जो केमिकल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग है, उन दोनों ब्रांचों के जो प्लेसमेंट है वो हर साल आसपास ही रहते हैं। केमिकल और सिविल के जो प्लेसमेंट है वो 19-20 का डिफरेंस रखते हैं एनआईटी भोपाल में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2019 में 82.85% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 88.88% स्टूडेंट
स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे एनआईटी भोपाल में। कंप्यूटर साइंस का 2019 में 12.51 लाख का एवरेज पैकेज था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ओवरऑल जो एवरेज पैकेज था वो 7.61 एलपीए का था। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एवरेज पैकेज था 2019 में वो 6.17 एलपीए का था और केमिकल इंजीनियरिंग का जो एवरेज पैकेज था 2019 का वो 6.40 एलपीए का था। यहाँ पे जो मटेरियल साइंस ब्रांच है और सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है उसके लिए इन्होंने एवरेज पैकेज अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं बता रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं 2018 के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में। तो 2018 में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 94.57% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से 78.36% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। और अगर हम 2018 बैच का एवरेज पैकेज देखते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज था वो 10.65 एलपीए का था और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो एवरेज पैकेज था वो 5.87 एलपीए का था। 2018 बैच की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग का जो एवरेज पैकेज था वो काफी इंप्रेसिंग था 7.85 एलपीए का। तो अगर हम इस एनआईटी के प्लेसमेंट का कंप्लीट ओवरव्यू लेना चाहते हैं, कंप्लीट ओवरव्यू अगर हम देखते हैं 2018 और 2019 के प्लेसमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको डिसेंट प्लेसमेंट मिलने वाले हैं। इस एनआईटी में जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसका जो एवरेज पैकेज है वो काफी इंप्रेसिंग रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग है, इनके जो एवरेज पैकेज है वो आपको जो इंडिया की टॉप 10 एनआईटी हैं उनके ही इक्वल मिलता है। उनमें भी आपको लगभग इतनी ही एवरेज सैलरी मिल पाती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की ब्रांच है उसका अगर हम एवरेज पैकेज कंपेयर करते हैं इंडिया की टॉप 10 एनआईटी से तो उसके कंपैरिजन में इसका जो एवरेज पैकेज है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो टॉप 10 एनआईटी है उनमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एवरेज पैकेज देखते हो तो वो अराउंड 9 लाख रुपीज से 13 लाख रुपीज के बीच होता है। ठीक है ना, 9 to 13 के बीच उनका एवरेज पैकेज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। लेकिन एनआईटी भोपाल में ऐसा नहीं है। एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो एवरेज पैकेज होता है वो 6 लाख रुपीज से लेकर 9 लाख रुपीज के बीच होता है। ठीक है ना, हर साल अगर आप एवरेज पैकेज देखते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का तो इसी के अराउंड होता है। बाकी यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है उसका भी आप एवरेज पैकेज जो है वो टॉप 10 एनआईटी से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसके बाद हम बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। होपली आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड एनआईटी भोपाल का डिटेल में समझ में आ गया होगा। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आपको डिटेल में समझ में आ गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि एनआईटी भोपाल में किस ब्रांच में प्लेसमेंट ज्यादा होता है, किस ब्रांच में प्लेसमेंट कम होता है, किस ब्रांच में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए और किस ब्रांच में एडमिशन लेने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इस एनआईटी के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जितनी भी रैंक मेंशन की गई है वो सभी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक यानी सीआरएल रैंक मेंशन की गई है। यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लिए कैटेगरी रैंक नहीं बताई गई है। जेईई के स्कोर कार्ड में आपकी ऑल इंडिया रैंक भी दी होगी और आपकी कैटेगरी रैंक भी दी होगी। तो वहां पे आपकी जो ऑल इंडिया रैंक यानी सीआरएल रैंक है उससे आप एनआईटी भोपाल के कट ऑफ मैच कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे जो एचएस है वो होम स्टेट कोटा है। जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश से हैं उनके लिए जो कोटा लगेगा वो एचएस लगेगा। इसके बाद जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश से नहीं है, आउटसाइड स्टेट से हैं, तो उनके लिए ओएस कोटा लगने वाला है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो यहाँ से आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख सकते हो। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। यहाँ पे जो रैंक बताई गई है वो क्लोजिंग रैंक बताई गई है। अगर आपकी रैंक जो इस वीडियो में मैंने बताई है इसके अंदर आ रही है तो ही आपकी पॉसिबिलिटीज है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस का जो क्लोजिंग रैंक था 2019 का वो 8723 था और आउटसाइड स्टेट के लिए यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक थी वो 7808 थी। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी से आते हो उसके हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लेके ये कट ऑफ सेव करके रख लेना। ये कट ऑफ आपको आपकी चॉइस फिलिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के किसी कॉलेज के कट ऑफ पता होते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग में बहुत हेल्प मिलती है। आपको आइडिया लग पाता है कि वो कॉलेज आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक थी 2019 में वो 9936 थी। इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आउटसाइड स्टेट का कट ऑफ देखते हैं कंप्यूटर साइंस का तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक थी वो 9893 थी। आप अदर ब्रांचेस की भी कट ऑफ देख सकते हो। ठीक है ना, आप जिस भी ब्रांच में इंटरेस्टेड हो उसके कट ऑफ आप प्लीज सेव करके रख लेना। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये कट ऑफ आपको आपके चॉइस फिलिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे हमने सभी कैटेगरी के लिए कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज कट ऑफ बताया है। और एक बात क्लियर रखना है, यहाँ पे
जो रैंक बताई गई हैं, ये जो रैंक मेंशन की गई हैं, वो सभी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक यानी सीआरएल रैंक मेंशन की गई हैं। किसी भी कैटेगरी की यहाँ पे हमने कैटेगरी रैंक मेंशन नहीं की है। और आपकी रैंक अगर इससे ज्यादा जा रही है जेईई मेन में, 1-2 हजार का अगर फर्क है तो आपको मिल सकता है एडमिशन, लेकिन अगर इससे ऊपर है ना तो फिर आपके कोई चांस नहीं है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है ना। तो यहां से आप कट ऑफ देख लीजिएगा। और ये थी एनआईटी भोपाल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहां से हमने एनआईटी भोपाल के बारे में आपको पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। इससे ज्यादा अगर आपको कोई और डिटेल लेनी है, आपको पर्टिकुलर इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी इन्फॉर्मेशन इस एनआईटी के बारे में मिल जाएगी। तो होपली आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी मदद करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।